असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे वो फिरोज खान हो, खान बहादुर हो, हजरत महल हो और वो बुढ़े बादशाह की बीवी जीनत महल हो। आप मित्रों बताओ, आप भी हम सब इतिहास को थोड़ा बहुत तो निश्चित तौर पे जानते हैं। आज तक कितनी हरम में सड़ी हुई जितनी भी मुस्लिम खवातीन, क्या कहेंगे, खवातीन कहेंगे, औरतें कहेंगे, लौंडिया कहेंगे, क्या कहेंगे उनको। अब ये जो है, ये दो चार कहीं राजगद्दी के बाजू में अगर बैठ के कुछ वार्तालाप किसी ने किया होगा, किसी ने एक आध दूसरी योजना बनाई होंगी, तो उनको हमारी माता झलकारी हो, माता दुर्गावती हो, माता लक्ष्मीबाई हो, ये इनका पुराना खेल है कि हमेशा हमेशा हिंदुओं से कंपेयर करना। अगर तुम्हारा ये है तो हमारा ये है। हमने भी तो क्या किया, शहादत दी है। अब ये खान बहादुर हजरत महल को लेके नेपाल गया। ये वहाँ अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, वहाँ क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको पता था कि शायद नेपाल नरेश हिंदू है तो मुझे बख्श देगा और मुझे बचा लेगा, इसलिए वो नेपाल भागा था। अब नेपाल नरेश और अंग्रेजों की थी एक्सट्रैडिशन ट्रीटी। अब ट्रीटी के तहत खान बहादुर को उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया। तो हमारे यहाँ के जो वामपंथी इतिहासकार है, जिसे मैं कथाकार कहता हूँ, वो उन्होंने अपना रोना शुरू किया है। हर एक पुस्तक में आप देखो वो नेपाल नरेश को गद्दार कहते हैं। क्यों? क्योंकि खान बहादुर को अंग्रेजों को सौंप दिया। क्यों भाई? उसका अलग राष्ट्र था। अगर खान बहादुर को डर था तो जैसे मैंने कहा कहीं दूसरे देश चला जाता। अच्छा, बात वो नहीं है, चलो वो तो हो गया। फिर वो शायद मार्च में उसको फांसी दे दी गई, मार्च 1860 में, वगैरह वगैरह वगैरह। बात दूसरी है, अगर इस्लाम में मज़ार हो, बुत हो, मूर्तियाँ हो, वो तो बैन है, हाँ, वो निषिद्ध है ना। तो ये खान बहादुर की बरेली में ये मज़ार वहाँ पे क्या कर रही है, आप बताओ? और मज़ार पे चद्दर चढ़ाने वाले भी हम ही हिंदू हैं। तो भाई साहब, वो भी संत हो गया। ये कितने संत है? हाँ, पैगंबर तो कहते हैं 1,24,000 है। तो यहाँ पे तो संतों की संख्या तो 8-10 करोड़ तो यहीं हो जाएगी फिर, इनका अगर हिसाब माने तो। विचार करने की आवश्यकता है। मैं बार बार मुझे ये एहसास होता है मित्रों कि आज भी हम हिंदुत्व का झंडा लेके, भारत माता का झंडा लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आज भी वो अनामिक डर है, वो गुलाम मानसिकता हमारे मन में है। आप कोई भी टीवी शो उठाओ, सिर्फ मौलवी साजिद रशीदी नहीं कहेंगे,
मौलवी साजिद रशीदी साहब कहेंगे। असाउद्दीन ओवैसी नहीं कहेंगे, असाउद्दीन ओवैसी साहब कहेंगे। कौन है ये मच्छर जोकर? हाँ, हैदराबाद से लोकसभा का टिकट उसको मिलता है, वो जीतता है क्योंकि उसका बाप रजाकार था। वो तो अलग, मैंने जैसे कहा है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद पेशवाई शुरू होगी, और पेशवाई के बाद में मैं पूरा का पूरा विजयनगर से लेके निजाम तक पूरा का पूरा आंध्रा का मैं आपको इतिहास बताने वाला हूं। मित्रों, जब जब इन भेड़ियों को मैं याद करता हूं ना, तो खून खौल उठता है। काउंटर ये वामपंथी कहते हैं कि नहीं, पूरे विश्व में अत्याचार हुए हैं, उसको आप धर्म से आप नहीं जोड़ सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इनका नैरेटिव है, और हम इतने पागल और मासूम मूर्ख लोग हैं कि हम इसका उत्तर देते 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 थक जाते हैं। क्यों भाई, हमें क्यों उत्तर देने की जरूरत है? पूरे के पूरे विश्व में अत्याचार हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लगातार 2000 साल से हो रहे इस शारीरिक और मानसिक और आर्थिक, ये तीनों प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू हैं। आप हर सदी उठा के देख लो, हर 100 साल उठा के देख लो, अलग अलग नाम से, अलग धर्म के आधार पर अत्याचार हम पर ही हो रहे हैं। और एक मजे की बात बताऊं, हाँ, इस पे हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता मित्रों, दुर्भाग्य यह है कि हम हिंदुओं को आज तक मालूम ही नहीं है कि भाई हमारा अपराध क्या है जो आप इतने अत्याचार हम पे कर रहे हो। मात्र हिंदू होना अपराध है? हाँ, मुझे लगता है शायद हाँ, हिंदू होना ही हमारा अपराध है। और इसीलिए ये हम इनकी बकवास आज भी टीवी पे सुनते हैं। गुलाम मानसिकता। कल व्हाट्सएप पे ना एक सुदेश कांबळे करके कोई है, हमारे महाराष्ट्र का ही दिख रहा है, लेकिन उसने हिंदी में मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था। सुदेश कांबळे जी नमस्कार। पहले तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैं कोई ये IIT, IPS, UPS, MPSC, वो जो जितने भी होते हैं ना, वो क्लास लेने वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, वो तो हजारों रुपए लेते होंगे। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, ना मैं उनकी तरह से होना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सामान्य इंडस्ट्रियल डैम्पर मैन्युफैक्चरर हूँ। वर्कशॉप में मुझे 10 घंटा रोज काम करना पड़ता है। आखिरी चीज जो आप सोशल मीडिया से कह रहे थे ना, उगाई हो रही है, उगाई है ना, ये शब्द है आपका। कांबळे जी, सोशल मीडिया से एक फूटी कौड़ी आज तक मैंने नहीं कमाई है। आपके समक्ष हमारे भारत माता का सच्चा इतिहास रखना मेरा काम नहीं है, ये मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं कांबळे जी। हाँ, बिना कुछ जाने बिना पहचाने बस आरोप कर दो और वो फैला दो। ये वो मफलर वाले की भाषा कृपया आप ना बोले। हाँ, उसमें सिर्फ बर्बादी है। चलो विषय पे आते हैं। तो आरा हो, बरेली हो, चिरहाट हो, इसके बाद में अब अलीगढ़, जो पहले जिसका नाम कोल था, वैसे मैं आपको बता दूं ये कोल कम से कम 15 या 16 शताब्दी तक भारतवर्ष में सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी हुआ करता था। मित्रों, हमने देखा कि ये मीरत में स्वातंत्र की चिंगारी भड़क उठी, और वहाँ अंबाला में फिर पूरे अप्रैल में वहाँ पे अलग तरह से संघर्ष चलता रहा। फिर हमने जाना कि दिल्ली में मई में तो वो चिंगारी जो थी वो आग में परावर्तित हो गई। वहाँ दूसरी जगह पूरा पंजाब अब उठ खड़ा हो गया था।
ये जो आग है ना, ये अलग अलग शहरों में जैसे जैसे पहुंची है, ये कोल जो अलीगढ़ है, वहां भी इस आग ने प्रवेश किया। वहां थी 9वीं रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का प्रमुख केंद्र कोल शहर में था, लेकिन उस रेजिमेंट की छोटी मोटी कई टुकड़ियां अलीगढ़ के आसपास, मीनपुरा हो ना, इटावा हो, बुलंदशहर हो, यहाँ पे अंग्रेजों ने स्थित कर दी थी, क्योंकि वहां पे पुलिस नियंत्रण वो नहीं रख पा रहे थे, इसलिए सेना को रख दिया था। 9वीं रेजिमेंट के काले हिंदी सैनिकों को, ये ध्यान में रखे। अब वहां उस 9वीं रेजिमेंट का प्रमुख जो अंग्रेजी अफसर था, उसका अपने 9वीं रेजिमेंट पे अदम्य विश्वास था। क्या था? कि भाई मेरी रेजिमेंट है, ये सरकार के साथ ही खड़ी होगी। अब लगातार खबरें तो अप्रैल से आ रही थी पूरे भारतवर्ष में, और इनके पास था टेलीग्राफ था, सॉरी। तो टेलीग्राफ के वजह से इनको तो अप टू डेट थी खबरें, कि जैसे वहां पे सुबह 10 बजे चिंगारी भड़की, 11 बजे इनके पास टेलीग्राफ पहुंचा, है ना। सुव्यवस्था थी इनकी पूरी। तो इसके कान में भी बुलंदशहर की कुछ खबरें गूंजने लगी, लेकिन उसको महज एक अफवाह करार देते हुए उसने इन टाइप की जो जितनी भी खबरें उसको मिल रही थी टेलीग्राम से, वो हवा में उड़ा दी। अब क्या कहेंगे, हुआ यूं था कि खबरें तो लगातार उसके पास आ रही थी। बुलंदशहर में एक घटना घटी। बुलंदशहर में क्या हुआ, बुलंदशहर और उसके आजू बाजू जितने भी छोटे कस्बे हैं, वो गांव के लोग एक हिंदू मंदिर में जमे। अब वहां मंदिर का एक पुजारी था, तो सभी हिंदू ने अपना विश्वास पुजारी को दिखाया, और एक पुजारी को, ब्राह्मण को, उन्होंने बुलंदशहर भेज दिया। और बुलंदशहर भेजते हुए एक एजेंडा भी उसको दे दिया कि आपने बुलंदशहर में जाके क्या करना है। सभी लोग तो सामान्य थे, किसान होंगे, खेतीबाड़ी करने वाले सामान्य गरीब हिंदू थे। अब राष्ट्र निष्ठा तो इस ब्राह्मण में ओतप्रोत भरी हुई थी। उसका एजेंडा साफ था। क्या था? 9वीं रेजिमेंट के जितने भी हिंदी सैनिक हैं, वो हिंदी सैनिकों में फिर से एक बार देश प्रेम, स्वदेश, स्वराज्य, इसकी जो आग है वो फिर से एक बार उनके मन में जलाना। ये साफ एजेंडा ब्राह्मण को पूरे गांव वालों ने दिया था। अब यहाँ ब्राह्मण पुजारी भी तो सामान्य था, अब उसके मन में भी डर था। अब पता नहीं कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अगर ये बुलंदशहर जाके असफल हुआ तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। अब ऐसे डर के मारे, लेकिन राष्ट्र प्रेमी था तो उसने निश्चय कर दिया कि मैं बुलंदशहर तो जाऊंगा। बुलंदशहर पहुंचा, ब्राह्मण था तो छावनी में उसको प्रवेश मिल गया। जैसे वो छावनी में पहुंचा, गांव से सैन्य में आए हुए कुछ पहचान वाले हिंदी सैनिक थे। उन्होंने उसको तुरंत पहचान लिया और उसके आजू बाजू जमा हो गए। अब वो जमा हो गए तो बाकी के भी आ गए। ब्राह्मण को लगा कि यही मौका अच्छा है, क्योंकि उसको तो एजेंडा था, एक ही एजेंडा था, संदेश पहुंचाना था। तो बिना कोई लाग लपेट उसने बोलना प्रारंभ कर दिया। बारात आएगी, बारात आएगी मुख्य सड़क पर। जैसे बारात मुख्य सड़क पर आएगी, आपको धमाका करना है। आज एक होने की समय की मांग है। धमाका करके मात्र 1 या 2 घंटे में आपको तुरंत दिल्ली निकलना है। सारे सैनिक बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे थे, लेकिन उन सैनिकों में कुछ भांड इस्लामी मोमिन भी थे। वो तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ बराकी में ब्राह्मण की जो बातें चल रही थी ना,
वो 3 भांड मोमिन थे। उन्होंने बहुत छुपके से वहां से वो निकले और अपने गोरे कप्तान के दफ्तर में पहुंचे। कैप्टन को बराकी में जो हो रहा था इसकी इत्यंभुत खबर इन 3 मोमिनों ने दे डाली। परिणाम वही हुआ जो ब्राह्मण के मन में डर जो सता रहा था ना, वही परिणाम हुआ। तुरंत ब्राह्मण को बंदी बनाया गया। अब जिसके बाद बुलंदशहर में उस ब्राह्मण को भेजा गया, छावनी से बुलंदशहर भेजा गया, जहां कोर्ट मार्शल के तहत उसको फांसी की सजा सुनाई दी। अब इन तीनों का नाम शहर में पता चला कि ये गद्दार तो ये 3 ही है, तो सब जगह, बुलंदशहर में सब जगह अगले कई दिनों तक इनकी छीतू हो रही थी। 20 मई को तुरंत इस ब्राह्मण को फांसी दे दी गई। वो जो कोर्ट थे ना, ये हमारे कोर्ट जैसे नहीं थे भाइयों। हाँ, हमारे यहाँ तो क्या, हमारे मिलॉर्ड है, पता नहीं कहाँ से सीख के आए हैं। हाँ, भांड, हम क्या कहते हैं, सिक्यूलर, हमारे काले कौवे सालों साल हरे सुअर कसाब को बिरयानी हम खिलाते रहे। वो यासीन कुत्ता, वो मलिक का बच्चा, कुत्ते का बच्चा यासीन मलिक, वो आज भी जेल में साला मजा मार रहा है। हाँ, और ये हमारे निधर्मी काले कोट वाले यूसुफ, वो जो मेनन था ना, जिसने बंबई पे बॉम्ब स्फोट किए थे जबरदस्त, उसकी फांसी बचाने के लिए रात को 1 बजे कोर्ट खोल के बैठे थे। अब मैं गालियां दूंगा तो मुझे भी 6, 7, 8 महीने तो जेल में रहना ही पड़ेगा। 180 दिन तो वो कुछ लगाते हैं ना, वही लगा देंगे। लेकिन इस इस्लामिक कुत्तों को ये बिरयानी, शोरबा, खीर वो खिलाना, इनका ऐसा मानना है शायद हमारा प्रथम कर्तव्य है। विषांतर हो गया, लेकिन चलो। तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट मार्शल उसका ब्राह्मण का कर दिया, ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया। उसके फांसी देते वक्त रेजिमेंट के सभी सैनिकों को उस जो जिस पर फांसी दे रही थी उसके आजू बाजू गोल करके खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद उनको सबको दिखाते हुए ब्राह्मण को फांसी पे चढ़ाया गया। सैनिक बड़े संभ्रमित अवस्था में थे। उनके सामने ब्राह्मण की लाश लटक रही थी, लेकिन वो स्तब्ध थे। क्या करें, 31 तक रुके या नहीं रुके। खड़े हुए जो प्रेक्षक थे वो भी अब उठ के खड़े हो गए थे। वो देख रहे थे कि हमारे ये राष्ट्रवीर सैनिक जो है ये अब क्या करेंगे। ब्राह्मण की लाश वहीं लटक रही थी। तभी सभी सैनिकों में से एक वीर का, हमारे धैर्य का बांध वहां पे टूट गया। उसने तलवार उठाई, चिल्लाया, देखते क्या हो यारो, ये ब्राह्मण, ये देखो, ये खून में नहा रहा है। हाँ, और ये 2 वाक्य कहने के बाद में सबका बांध टूट गया। एक साथ सैकड़ों तलवारें उठ खड़ी हो गई। पूरे आसमान तक नारा गूंजा, भगाओ इस फिरंगी को, भगाओ। एक ही क्षण में पूरा माहौल बदल गया। फांसी लगाने आए अंग्रेज अफसर भी अचंभित हो गए। 9वीं रेजिमेंट जो राजनिष्ठा का प्रतीक थी, उन्होंने ये भागो फिरंगी भगाओ की आवाज उठाई थी। भीड़ में से आवाज आई, अगर जान बचानी हो तो तुरंत यहां से निकल जाओ। सारे ब्रिटिश अफसर डरे हुए थे। सारे के सारे इस सद्गुण विकृति का फायदा उठाकर वहां से रातों रात निकल गए। उस रात को अलीगढ़ या कोल शहर जो था, ये पूरा का पूरा अंग्रेज मुक्त करवा दिया गया। ये बड़ी घटना थी। 22 तारीख तक ये मीनपुर पहुंची। जैसे मैंने बताया कि मीनपुर में एक टुकड़ी तो पहले से थी,
उन्हें एक संदेशा आया। कल सुनते हैं संदेशा। वंदे मातरम।